Hello friends, we are back again with complete environment PYQ of UPPCS 2025। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं PYQ का वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे कि सीरीज़ हमारी चल रही थी, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, 2 बाकी रह रहे हैं, एक साइंस और एक इन्वायरमेंट। तो उसी सीरीज़ में इन्वायरमेंट ये ला रहा हूँ। बाकी आपके कुछ प्रीवियस वीडियो जिसमें न्यू आए हुए हैं, जैसे कि स्कीम्स वीडियो आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है ड्राइव से, वो जाकर ज़रूर देखो। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और आएंगे भी। यही मैं कह रहा हूँ कि जा करके उनको कंप्लीट कर लेना, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, जिससे कि रेडी हो जाए कि हाँ ये रिवाइज करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन हिट करना है मुझे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। इन्वायरमेंट का सिनेरियो क्या रहा है अभी तक की कि 10 to 15 क्वेश्चंस पर ईयर देखा गया है यूपीपीसीएस के अंदर। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि क्या कैसे बनता है क्वेश्चन। अभी तक देखो, अब टाइम बहुत कम है। मुबारक हो एक और चीज़ के लिए कि आपका यूपीपीसीएस का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अपना अपना सेंटर देख लेना, क्योंकि कुछ का सेंटर बहुत दूर है, कुछ का सेंटर पास में है, तो उसी अकॉर्डिंग देख लेना। सब लोग को ट्रैवल करना है एक एक दिन, तो वो अपना बफर मान के रखना। रिवीजन साइकिल उससे कंप्लीट कर लेना, उससे पहले ही पहले। सी सैट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि सी सैट निगलेक्ट मत करना। सी सैट मेजर रोल प्ले करेगा फिर से। ऐसा ना हो कि जीएस तो बहुत पढ़ ली और सी सैट रह रहा है। तो बहुत सारे इवन बहुत जानने में और पर्सनल भी ये रहा है कि सी सैट का बहुत दिक्कत रही है लोगों में, तो सी सैट को अच्छे से ध्यान देना। आइए आज का गेम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें अब मैं इसलिए क्वेश्चन ऐसे बना कर लाता हूँ कि इससे आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस लाइन पे आएगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरह वो पूछने लगा कितने परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूट करता है, कितनी चीज़ें करता है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आना है। आएगा भी तो मेजर एक लाइन पकड़ेगा कि हाँ ये इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे नाइट्रेट किस में करती है, नाइट्रोजन कैसे फॉर्म होती है, ऑक्सीजन क्या है, कितने परसेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। वो उतना टफ लेवल पर नहीं जाएगा। ऐसे मैं डायरेक्ट लाया हूँ, ऐसे ही वन स्टेटमेंट बना सकते हैं इसी का, तो उसके लिए तैयार है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड जितने भी हैं, डाइऑक्साइड जहाँ पे लग जाए वो तुम्हारी ग्रीन हाउस गैस फॉर्म करेंगी, जहाँ पे भी डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसका एक मैंने वो स्निपेट रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये जैसे ग्रीन हाउस गैस बनती कैसे, क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अभी उसमें एक और क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइट है 30+ किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखते हैं जल्दी से क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक, ये रहा, ध्यान से देखो। जब मैंने इससे पहले भी O3 का मेंशन करा हुआ है, ओजोन का मेंशन करा हुआ है कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस हिसाब से। तो उस कॉन्सेप्ट पे मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार। मैं बताता हूँ बस क्या क्या रिलेवेंसी है इनकी, क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ठीक, गैसेज वो हैं जो गैसेज ट्रैप करती हैं हीट को। उसके बाद क्या उसका ग्रीन हाउस गैसेस का वो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या रहता है, वो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिक्कत ही यही है, अदरवाइज हम ग्रीन हाउस गैसेस भी ना पढ़ रहे होते। मेन गेम यही है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही है, इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है, जिससे कि गर्मी बढ़ रही है अर्थ एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर, द ट्रोपोस्फेयर इज अ रियल एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की क्या बढ़ रही है, हीट कंटेन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। ठीक, 72 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, ऐसे क्या नाम है, बढ़ गई है उसके। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो 3 पॉइंट कुछ में रहता है, और अभी 4.4 के करीब करीब चल रहा है CO2 की वैल्यू। अब इसमें देखते हैं जल्दी से। जैसे क्या दिखा रहा है, ये आपका एटमॉस्फेयर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सारा ये आपका सरफेस मान लो। ठीक, और इसी के ऊपर ले लेंगे एक स्ट्रेटोस्फेयर की। मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। चलो पेन यूज़ कर लेता हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक, अब ये स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पर एक्चुअल में एक होती है गुड ओजोन, जिसे कहते हैं, वाई वी से गुड ओजोन, बिकॉज द गुड ओजोन एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रे। समझे,
ठीक है। यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो स्किन कैंसर देती है किसको, ह्यूमन बीइंग को, और किसको देगी, ठीक है। अब समझो यहाँ पर एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ओजोन कहाँ पे, वो किस में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक, ट्रोपोस्फेयर में नहीं है। ऑल वेदर फिनोमिना हैपनिंग इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक। ट्रोपोस्फेयर की हाइट ऐसे है अर्थ पे 8 किलोमीटर है, यहाँ पे एवरेज है 18, और पोल्स पे फिर से 8 है, ऐसे है। जो क्या नाम है, इक्वेटर है, उस पर बढ़ जाती है, तो उससे आप ध्यान रखना। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यही कॉन्सेप्ट है, वही पढ़ना बस। वहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेम वहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा। पिछली बार PYQ 2024 में इन्वर्जन, हीट इन्वर्जन क्या होता है, हीट से क्या होता है, समझना आप, वही मैं कह रहा हूँ, उसको देखना है। इसमें देख लो एक बार, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय सरफेस। अब क्या होता है कि जब सनलाइट एब्जॉर्ब दो तरीके से आती है, एक आती है शॉर्ट वेव, एक आती है लॉन्ग वेव। अब जब सन की हीट आई तो यहाँ पर हम अगर CO2 होता है ना, CO2 की बात कर रहे हैं, तो CO2 ना ट्रैप करता है, मतलब पकड़ लेता है हीट को, समझे। और जब हीट को पकड़ लेता है तो एवरेज टेम्परेचर, कभी भी हम कम टेम्परेचर को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, याद रखना। किसी को भी बताना तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है किसका, अर्थ के ट्रोपोस्फेरिक जोन का। और यही क्या इफेक्ट कर, यही क्या कर रही है, ये हमारे ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रही है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर रही है, ये एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर को प्रमोट कर रही है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है इसी के साथ। अभी सारे कौन से जो मैं नाम ले रहा हूँ सब चीज़ें भी बता दूंगा एक एक मिनट। मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs एंड हेलोन्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ध्यान से देख लेना एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ग्रीन हाउस गैसेस क्वेश्चन आने के प्रोबेबल चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपने डील कर लिया है, नेक्स्ट देखते हैं। द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ, अब ये तो आपको पता ही होगा किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, कौन फीमेल पार्टिसिपेटरी, इंपॉर्टेंट लोग के नाम एक बार देख लेना बस, क्योंकि ये PYQ है, मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ। अब ये तो बता दिया मैंने किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेरिक में है। साइलेंट वैली इन केरला इज़ नोन फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं साइलेंट वैली, ये ध्यान रखो। एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, याद रखना। एक और चीज़ फैक्ट है कि भारत में, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, साइलेंट वैली के अंदर है, ये याद रखना। मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी साइलेंट वैली के अंदर पाई जाती है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, वो बीटल्स, सुने आपने बीटल्स क्या होते हैं, बीटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो जब मौसम शांत होता है ना तो वो आवाज़ करते हैं, और तो वहाँ पर ना सिर्फ उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वहाँ पर लोग, या अगर वो बंद हो जाते हैं तो केवल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, इसीलिए उसको साइलेंट वैली कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं सल्फर से एक और चीज़ कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना। एक होती है सल्फर, दूसरा होता है फॉस्फेट या फॉस्फोरस, ठीक। अब ये दोनों ही जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या नाम है, यूट्रोफिकेशन, या फिर क्या नाम है, एक तो ये एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट अलग है, मैं कुछ और बता रहा हूँ, याद रखना। यूट्रोफिकेशन तो क्वेश्चन आता है कि कंट्रीब्यूट कौन करता है, एक आता है फॉस्फोरस, एक होता है सल्फर। याद रखना ये दोनों ही करते हैं, दोनों, प्राइमरी और सेकंड, प्राइमरी दोनों ही हैं, फॉस्फोरस भी सल्फर भी, ठीक, याद रखना अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक। अब बाकी देखो क्यों रिन्यूएबल कह रहे हैं, ठीक। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, या नेचुरल गैस है, ये सब किससे बने हुए हैं, ये प्रेशर, जब सालों साल धरती के नीचे चीज़ें दबी रही, प्रेशर हीट के साथ प्रोड्यूस हुए, वो हैं। इनको एक बार हमने यूज़ कर लिया दोबारा नहीं कर सकते, ये रीन्यूएबल है, इनसे कोई हानि नहीं हो रही, इनसे कोई ऐसी बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है जिससे कि पॉल्यूशन हो, वो हैं ये, ठीक है। सोलर एनर्जी। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन, अब किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून है, वो तो चलो ये तो पता होगा। आगे देख लेते हैं जो थोड़ा एक्सटेंडेड है, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे,
ठीक, कंफ्यूज करने के लिए बहुत करीब के ऑप्शन रखे थे, याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अपने यहाँ का इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉरेस्ट रिलेटेड, बता याद कर लेना, ठीक है, मैं बताऊँगा अभी वो भी। द टर्म यूट्रोफिकेशन देखो आ गया ना, यूट्रोफिकेशन एसोसिएटेड विद, बताता हूँ, रुक जाओ। वाटर पॉल्यूशन, आप बताता हूँ क्या कैसे होता है यूट्रोफिकेशन। जैसे एक रिवर निकली है, ठीक है, इसको छोड़ो, ये लेते हैं, ठीक, एक रिवर निकली हुई है, इसके बगल में खेत है, ठीक, इंडस्ट्री है, यहाँ का पानी इसमें जा रहा है, खेत में कोई फर्टिलाइज़र छिड़का गया उसका पानी इसमें जा रहा है। अब इससे होता क्या है, जब ये पानी परकोलेट होके रिवर तक पहुँचेगा, रिवर में पहुँचेगा, तो इसकी ना BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कर देगा। क्यों? अब ये भी बात है क्यों कर देगा। यहाँ पे याद रखना सल्फ़र प्लस फॉस्फोरस दोनों ही काम करते हैं, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे डाला जाता है, ठीक। क्यों कर देगा, BOD इंक्रीज़ कर देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगी विद द फर्टिलाइज़र केमिकल्स इनके साथ में, तो ये पॉल्यूटेड हो जाएगी, ठीक, ठीक है। इसका लेवल ऑफ मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई भी चीज़ है, अब जैसे वहाँ पर वो है एल्गे वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है, ठीक, बहुत ज़्यादा बूम कर गई तो सरफेस पे वो आने लगती है। अब जो सरफेस पे एल्गे आ गई तो इसको कहते हैं कि हाइपर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज़ गुड, हाइपर यूट्रोफिकेशन इज़ बैड। अब इसको रेड वो भी कहते हैं, रेड हाई यूट्रोफिकेशन। रेड मीन्स क्या होता है, कभी कभी एल्गे का कलर रेड हो जाता है, तो ये जब ऊपर आ गई तो नीचे जो नदी के अंदर जीव रह रहे हैं, जैसे कि जो भी स्मॉल फिशेज हैं, ये हैं, तो इनको ना ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तभी कह रहा हूँ कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन, चलो ये तो तुमको समझ में आ गया यूट्रोफिकेशन क्या है। कौन सा मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? बायोलॉजिकल वाला सिर्फ बायोलॉजिकली चेक करते हैं, केमिकल में हम ओवरव्यू लेते, मतलब पूरा होलिस्टिकली कवर करते हैं, अगल बगल का एरिया क्या है, उस रिवर का क्या, जिस चीज़ की चेक करते हैं, उस रिवर क्या है, वहाँ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, वहाँ का इकोटोन या इकोलॉजिकल नीच कैसा है, ये सब चेक करते हैं। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बस यहीं रुक जाते हैं, मेरी आदत में खींच देता हूँ टॉपिक को, थोड़ा सा रहते हैं टॉपिक पे, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप लोग का टाइम इसमें बहुत क्रूशियल आएगा दिस टाइम, तो रहते हैं इसी पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया? इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। इससे रिलेटेड एक केस है, वेरी लैंडमार्क जजमेंट, MK रंजीत सिंह केस। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जो पिलर्स लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर, लाइट पिलर्स हैं, इसमें होता क्या है कि इनका ब्लरी विज़न होता है बस्टर्ड का। राजस्थान की स्टेट वर्ड भी है, ये भी याद रखना। मैं एक्सटेंडेड नॉलेज जितना है मैं उतना डालने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को याद रहे, बार बार सुन लेना, देख लेना, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं फिर से दिखाऊंगा, बोल रहा हूँ 13 तारीख को शाम तक या 13 तारीख को मैं गारंटीड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें दिखाऊँगा कि क्वेश्चन कैसे बना। देखो यहाँ से MK रंजीत सिंह केस, ठीक है, उसमें ये बोला कि जो ये आपने वो लगवा रखे हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, इनको हटवा दो। क्यों? क्योंकि जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ता है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है उड़ने की, वो इनमें जाकर के ट्रैप हो जा रहा है, जिसके कारण इनकी डेथ हो रही थी। और दैट्स व्हाट क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। किसके अकॉर्डिंग? IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये तो पता ही होगा कि IUCN की लिस्ट होती है, रेड डेटा लिस्ट, अभी बताता हूँ, वो भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, रुक जाओ बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर साइट कौन सी नहीं है? मेरे ख्याल से, बट एक बार चेक कर लेना, नंदा देवी है या नहीं है, मतलब नहीं है, ऑब्वियसली बात नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था एक बार, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, उसमें यूनेस्को में, सॉरी, तो रामसर नंदा देवी नहीं है। केवलादेव नेशनल पार्क है, चिल्का लेक है, लुकटक लेक है। इन तीनों से मैं तुमको बताता हूँ। चिल्का लेक में एक बार पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, बट दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूँ, उड़ीसा के अंदर है और इरावदी डॉल्फिन के लिए फेमस है। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आने के प्रोबेबल चांस हैं, ठीक। और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? हाँ, कैटफिश पाई जाती है सब प्रोमिनेंट इसके अंदर, ठीक। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। हाँ, इसमें क्या हुआ, टील कार्बन
टाइडल कार्बन एक होता है, टील कार्बन, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं ना, 5 टाइप्स ऑफ, ग्रीन, ब्लू कार्बन कहाँ होता है, ओशंस में है। ब्लैक कार्बन जो है ये क्या नाम है, जो इंजन होते हैं मोटर बाइक्स हैं इनके कंबक्शन में यूज़ होते हैं, तो वो हो गए। ऐसे करके ये सब चीज़ें अलग अलग कार्बन हैं टाइप के। तो इसमें एक टील कार्बन होता है जो टाइडल उसमें ट्रैप करता है। तो फ्रेश वाटर टाइडल में कोयलादा नेशनल पार्क में स्टडी हुई है, 2025 की स्टडी है, याद रखना। टील कार्बन से क्वेश्चन आएगा, तो टील कार्बन कोयलादा नेशनल पार्क में मिलता है, ठीक, के अंडर स्टडी हुई है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है, याद रखना। और लोकटक लेक मणिपुर, इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकटक लेक। क्यों? क्योंकि मणिपुर न्यूज़ पे रहा है, फिर से बता रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल रूल लगा था मणिपुर के अंदर, कंटिन्यू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सब में आया है। लोकटक लेक का भी कई बार जिक्र आया है। अब लोकटक लेक में क्या है, लोकटक लेक फेमस फॉर फुमडीज, उसके ऊपर एक लेक है, लोकटक लेक है, उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन्हीं पे लोग रहते हैं, यही हैबिटेशन है। सोचो वहाँ के लोग एक उस पर रहते हैं, उनका जीवन बीत रहा है उसी पे रहते हुए। ये फुमडीज अब डूब रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुकी है। फुमडीज क्या होता है, उस पर एक तैरता हुआ आइलैंड है, छोटे छोटे तो उनका, अब इस पर क्या होता है, शंघाई डियर फेमस है यहाँ का, ठीक। अब उसका क्या नाम है, स्टेट एनिमल है मणिपुर का, याद रखना, शंघाई डियर। शंघाई डियर लोकटक लेक में क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकटक लेक में जो फुमडीज हैं, शंघाई डियर इन पे ना ऐसे जंप करता है, तो जंप करता है तो ये हिलते हैं, और लोग क्या लगता है यही ये डांस कर रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या, जो क्या नाम है, जो डियर है उसको नाम बोलते हैं एक और, शंघाई डियर को डांसिंग डियर, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, सॉरी, बट जितना मैं दे सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। विच एनर्जी सोर्स इज नोन एज अ क्लीन फ्यूल। अब ये तो पूरा नितिन गडकरी जी, मोदी जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया के अंदर, याद रखना। लद्दाख पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, कोल नहीं हो सकती क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट आता है, नेचुरल एनर्जी भी नहीं है, हाइड्रोजन है, एकदम याद रखना, एकदम अच्छे से, ठीक है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल नॉर्म्स। अब याद रखना, बेसल कंजर्वेशन है एक, और एक है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स जो है ना वो बैंक्स के लिए है, याद रखना, ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये जैसे क्या नाम है, ये है सब हैं, इन सबको एक एक बार देख लेना, बस देख लेना ईयर क्या है, रिलेटेड किससे हैं, बस मैंने एक तो बता दिया, ठीक, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब कौन सा ओजोन से रिलेटेड है, ठीक, कौन किससे रिलेटेड है, बस एक बार चेक कर लेना, हिट करेगा, देखना क्वेश्चन, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। विच वन ऑफ द रिवर इज नोन एज द बायोलॉजिकल डेजर्ट। कहाँ गई यमुना, हाँ ये रहा, ठीक। अब क्यों कह रहे हैं भाई यमुना को बायोलॉजिकल डेजर्ट क्यों कह रहे हैं? डेजर्ट का मतलब पता है ना, सूखा पड़ जाता है एकदम, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एकदम ही नहीं हो सकता अब कुछ भी। तो सच में अब भाई यमुना के दिल्ली के आसपास के एरिया से जब यमुना गुजरती है, जैसे ये है यमुना गुजरी, ये जाके गंगा में मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब दिल्ली में जब ये हुआ, दिल्ली किनारे यमुना जब जैसे है, चारों तरफ दिल्ली 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 हैबिटेशन है, ठीक। होता क्या है कि दिल्ली का यहाँ से तो जब उत्तराखंड से निकली तो गुड, बेटर चल रही थी, दिल्ली के अंदर आती है तो ढेर सारा पॉल्यूशन, ढेर सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। आप लोगों ने ठंडकों में सुना होगा कि यमुना के ऊपर वाइट कलर का फ्रॉस्ट समिट हो चुका है, वही रीज़न है इसको कहने का बायोलॉजिकल डेजर्ट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब सोचो, इतनी ज़्यादा यमुना को हमने डर्टी कर दिया, या इतने ज़्यादा हमने उसमें केमिकल्स वो कर दिए हैं कि उसकी बायोलॉजिकल प्रेजेंस होने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, मछलियाँ हैं ही नहीं, फिश जो थी वो मर चुकी हैं, उसके अंदर कोई प्लांट एंड इवन जो एक्वेटिक प्लांट है वो भी ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। सिर्फ क्या है, सरफेस पे फ्रॉस्ट समिट हुआ पड़ा है वाइट कलर का, और वो पानी दिल्ली वासी यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। आप समझो, उसके अंदर बायोलॉजिकली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो डेजर्ट बन चुका है। डेजर्ट में जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम सेटल डाउन है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। बट ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे हम फिर से नदी को साफ़ करने की। इसीलिए कहता हूँ, एक मैसेज मेरी तरफ से कि आपने जो भी जो गार्बेज है उसको बहुत सही जगह, सेटल जगह रखो, ऐसे कहीं पे भी मत फेंको, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, वो मैं बता दिया। बस यमुना को याद रखना, यमुना है बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है। द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व इज फर्स्ट यूज बाय यूनेस्को। देता कौन स्टेटस?
यूनेस्को याद रखना बस। अब WWF अलग है, IPCC अलग है, इंटरनेशनल कुछ क्लाइमेट चेंज करके इसका फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके देख लेना, सभी का ऐसे ही है, कुछ मत देखना। अच्छा यूनेस्को देख लेना, IPCC की रिपोर्ट एक है वो देख लेना, IUCN को आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो बायोलॉजिकली डिग्रेड करे जा सकें, जैसे सीवेज। अब जैसे सीवेज क्या है, जैसे वैसे तो अब बायोलॉजिकली डिग्रेड पॉलीथीन नहीं होती है, बट क्या नाम है, हमने अगर कोई बायो बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है, ऐसे करके उससे हम अगर डिग्रेड कर रहे हैं तो DDT तो कर ही नहीं सकते। मरकरी तो खुद में एक एलिमेंट है, वो हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक, अब जैसे इसका क्या है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में बता रहा हूँ। बैक्टीरिया एक ऐसा डेवलप करा जा रहा है मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा कि इसको बैक्टीरिया से पॉलीथीन खाई जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं पहले। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, सीवेज, इसको कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, वन ऑफ द लैंडमार्क एक्ट जो इन्वायरमेंट के लिए आया हमारे यहाँ। 2010 एक्ट है पूरा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसी के अंदर ट्रिब्यूनल सेटअप करे गए हैं पूरे देश में कि जो इन्वायरमेंटल से रिगार्डिंग जितने भी केसेस होंगे, इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे। मान लो कोई EIA है, मतलब इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, उसको चेक करना है, उसको एक बार रिव्यू करना है, तो ये इसके पास भी जाएगा, एक बार ये भी देखेगा जहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे अंडमान निकोबार पे इस समय क्या नाम है, बहुत बवाल चल रहा था कि वहाँ पर सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो NGT ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, कहा कि मुझे दो, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही, तो छोड़ो, ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कब हुई, 2010 में। अब याद रखना, इसकी एक लिस्ट बना लेना प्लीज़। वाटर बोर्ड की सेटअप कब हुआ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक, और NTCA, इन सबको एक पेज पे मैं अगर देखो तुम लोगों ने कमेंट करानी है, अगर कमेंट करोगे मैं तुरंत ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मेरे पास तो बना हुआ रखा है सिस्टम, वो जैसे ही तुम लोग बोलोगे मैंने ऐसे बना रखा है। यहाँ पे वो क्या नाम है, WCA, वाइल्ड लाइफ WPA रखा है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल एक्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट, ऐसे करके उसके प्रोविज़न बना रखे हैं। तो जैसे ही आप लोग बताओगे वैसा मैं कर दूंगा, बट अभी तक कोई कमेंट या ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने कोई अपडेट करानी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। अब ये तो लाइकेन पता ही है आपको, ठीक है। मैंगो ट्री तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नीम ट्री, रोज प्लांट ना, पॉसिबल ही नहीं है, लाइकेन्स है। अब यहाँ पे और ऑप्शन कंफ्यूज करने को होता तो लाइकेन एंड मॉसेस लिख देता। अब तुम लोग कहते मॉसेस कहाँ से आ गया, तो लाइकेन एंड मॉसेस प्राइमरी होते हैं, कहीं पे भी पॉल्यूशन होगा बायो इंडिकेटर हैं, लाइकेन्स वहाँ पे अपने आप बनने लगेंगे, समझ में आया। विच इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो पता ही होगा। एक काम करना, या फिर मैं कर दूंगा, ये ISFR रिपोर्ट, ठीक है, 2024 आई हुई है, ठीक है। मैं इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डालूंगा जिसमें यूपी प्लस इंडिया, बस शॉर्ट फॉर्म में डालूंगा, उतना ही देख लेना, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट। अब लेड से क्या होता है ये देख लेना, R6 से क्या होता है ये देख लेना, फ्लोराइड से क्या होता है देख लेना। साइंस का है, थोड़ा सा देख लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा फिर से। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रेड डेटा बुक। अब ये तो मैंने ऊपर बताया था, IUCN WHO नहीं करता है, ये नहीं, ठीक है। एट द एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो है इन्वायरमेंट का, ये मान के चलो, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद लाने का टाइम नहीं है। मैं लाऊंगा तो स्मॉल टॉपिक्स में कुछ चीज़ें ला रहा हूँ, जैसे अभी ट्राइब्स आ चुका है आपका, ठीक, ट्राइब्स आ चुका है। अच्छा उसका देख लो एक बार, 1 मिनट ना, ये देखो, ये है वो रेड डेटा बुक की लिस्ट का क्रोनोलॉजी। इसमें ही पूछता है कौन क्या वनरेबल है, क्या एंडेंजर्ड है, क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक काम करना, इसकी लिस्ट तैयार कर लेना छोटी सी, या मेरे को बताना, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे को बताना, मैंने तैयार करके रखी है, मैं तुरंत डाल दूंगा उसमें ग्रुप में। बस मेरे को बोल लो तो यार, तुम लोग एक बार कमेंट तो करो, कमेंट करोगे मैं तुरंत डालूंगा इसको, ठीक। अब कौन वल्नरेबल है, कौन ये है नियर थ्रेटेंड है, ठीक, ऐसे डिवाइड करा जाता है। यही है IUCN की रेड डेटा बुक, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, बस उसके बाद ख़त्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इन्वायरमेंट, ठीक। अब देखो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, बायोम क्या होता है, नीश क्या होता है, ये सब देख लेना भाई,
बहुत बेसिक्स क्वेश्चन उठा देगा एकदम से, ठीक है। यही हुआ था 2018-19 की बात मैं कर रहा हूँ, एकदम से बेसिक लेवल पे उतर गया यूपीसीएस। उसने कोई चीज़ पूछी ही नहीं कि कोई डेट कुछ नहीं, एकदम बेसिक। इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे क्या नाम, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व्स क्या हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज़ क्या होते हैं, ठीक। वैसे क्लाइमेट चेंज, केवल डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग और इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड है। कार्टाजीना याद रखना, छोड़ो, अच्छा, कार्टाजीना, नागोया और 15th COP कंटिन्यू लाइन में है, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं अभी बता नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं तो सब कुछ ख़त्म कर देता, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम आप लोग ध्यान रखना अपना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार देख लेना, तुरंत याद हो जाएंगी, एग्ज़ाम में हिट होगा, पता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर, सॉइल, नॉइस। मत करना सारा, बिल्कुल मत करना सारा, सिर्फ ये देख लेना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है, बस। रिन्यूएबल एनर्जी, ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ये लेते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ठीक। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, IUCN को एक बार चेक कर लेना, IPCC की रिपोर्ट, बस कुछ नहीं देखना है। चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी देख लेना, अब आ जाता है, इससे PYQ है नर्मदा बचाओ से भी, ठीक है, एक बार देख लेना। नर्मदा, अब नर्मदा रिवर कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब इनकी तो सिर्फ लोकेशन, क्या करना, या तो मैं वीडियो की लिंक भेज दूंगा, नहीं है मैंने भी अगर नई चैनल अपने बनाया है तो किसी और चैनल की मैं लिंक बता दूंगा, वहाँ जाके देख लेना है, वहीं भेज दूंगा, ठीक है, प्रॉपर देख लेना। मुझे कोई वो नहीं है मैं किसी और चैनल का कुछ और कर दूँ तो। एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, NGT, फॉरेस्ट एक्ट 2006, ध्यान रखना, फॉरेस्ट एक्ट 6 से चेंज हुआ था बहुत सारा। और करंट में थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये तो मैं भूल ही गया। SDG, PYQs हैं कंटिन्यूस पे, SDG सारे याद कर लेना, एक एक, 1 to 17, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो अभी सिनेरियो चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अभी देखो, अब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, 11 days आर लेफ्ट, ठीक। स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग सेट करना। मैं वीडियो टेक्निक वाली कब ला रहा हूँ, 8 या 9 के करीब करीब मैं एक टेक्निक की वीडियो लाऊंगा जिससे क्वेश्चन हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। मैं लाऊंगा, ये मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे साथ में, मेरी टीम जो है वो लाएगी, ठीक है। और अब क्या करना है, केवल स्टिक टू योर PYQs, कुछ भी नहीं, एक भी कोई चीज़ नहीं टच करनी, नहीं। सब्जेक्ट को सिर्फ रिवाइज और रिवाइज, ठीक, कुछ मत करना, नया चीज़ नहीं याद होगा, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम के अंदर, मत उठाना कोई नई चीज़, ठीक है। मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम, अब एडमिट कार्ड आ चुका है, आउट हो चुका है, लिंक आपके उसमें है, क्या नाम है, चैनल में पड़ी हुई है टेलीग्राम के, जा करके सर्च करना लाडला ऑफिसर, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और सब चीज़ें तैयार करके रख लो, और बाकी ऑल द बेस्ट, सभी चीज़ें अच्छे से डील करो। PYQs को अच्छे से करना, मैं PYQs इसलिए ला रहा हूँ लगातार, 1-2 बच रहे हैं तो मैं वो भी ला दूंगा, ठीक है। ध्यान से करना और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद और थैंक यू।